पोशाली अपनी कहानी सुना रही थी। वो बता रही थी कि दूसरी रात कैप्टन अपने वादे के मुताबिक आ गया। उसने कुरान पर हाथ रखकर मुझसे अपनी वफादारी की कसम खाई। फिर उसने कहा, पोशाली बहन, अब मुझे अपने साथी का नाम और पता बताओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ क्योंकि तुम बाहर नहीं निकल सकती और मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो मेरी बताई हुई स्कीम पर अमल कर सके। इसकी वजह यह है कि जिस माइक्रोफिल्म की तुम्हें तलाश है वो इस वक्त कले के तहखाने में नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसे खुफिया मकाम पर रखा गया है जहाँ कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। पोशाली अब भी मेरा नाम और पता अपने मोहसिन को बताने में हिचकिचा रही थी। दूसरी तरफ मैं सुजाता से मिलने तकरीबन हर रोज उसके घर जाने लगा था, इस ख्याल से कि अगर कोई मेरा पीछा कर रहा है तो मुझे उसकी शक्ल नजर आ जाए, मगर अभी तक मैं उसे शनाख्त नहीं कर सका था। दूसरी तरफ मुझे पोशाली की तरफ से बेहद तशवीश हुई। जब से वो गायब हुई थी मुझे उसके बारे में किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं मिली थी। अब मैं पाकिस्तान में अपने बॉस से वायरलेस पर बात करने के मामले में भी बेहद मोहतात हो गया था, क्योंकि मुमकिन था कि मेरे रेडियो ट्रांसमीटर के सिग्नल चेक कर लिए जाएं। मेरा दिल कह रहा था कि तिवाड़ी ने मेरी निगरानी का घेरा मेरे इर्द गिर्द तंग कर दिया है। चुनाचे मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था कि जो मुझे तिवाड़ी के बिछाए हुए जाल में फंसा दे। कुछ वक्त के लिए मैंने अपनी तमाम सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया। मैंने पोशाली को भी कुछ वक्त के लिए अपने जहन से निकाल दिया। इतना मैं जरूर जानता था कि पोशाली भारतीय फौजी इंटेलिजेंस वालों की कैद में है और उस पर बेपनाह तशद्दुद किया जा रहा है, लेकिन मुझे यकीन था कि पोशाली मर जाएगी मगर मेरा नाम जबान पर नहीं लाएगी। इस नाकाबिल शिकस्त अज़्म का सबूत वो पहले भी कई बार दे चुकी थी। वक्त गुजरता चला गया। पोशाली को गिरफ्तार हुए कई रोज गुजर गए थे। मैंने इस दौरान एक बार भी हार्डिंग लाइब्रेरी का रुख न किया था, अगरचे मुझे बॉस की तरफ से हिदायत मिली थी कि माइक्रोफिल्म पार्लियामेंट हाउस लाइब्रेरी के तहखाने में मौजूद है और मैं जितनी जल्दी हो सके उसे वहां से निकाल कर पुराने कले वाले एजेंट के हवाले कर दूं। मैंने इस मकसद के लिए सुजाता को पार्लियामेंट लाइब्रेरी का मेंबर बना दिया था, लेकिन इसके बावजूद अपने अजीम तर मंसूबे के पेश नजर मैंने कुछ वक्त के लिए खामोशी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि मेरी छठी हिस्स मुझे बता रही थी कि मेरे इर्द गिर्द एक जाल फैला दिया गया है और मेरी जरा सी बेएहतियाती मुझे इस जाल में फंसाकर सारे मंसूबे पर पानी फेर सकती है। एक शाम मैं सुजाता को लेकर नई दिल्ली के 12 खंबे वाले स्नैक बार में बैठा कॉफी पीते हुए उससे बातें कर रहा था। रोशनी बड़ी धीमी थी, मेजों पर बहुत कम जोड़े नजर आ रहे थे। इतवार के दिन यहाँ ज्यादा रौनक हुआ करती थी। सुजाता के मखसूस इत्र की रुमानवी खुशबू मुझे अपनी लपेट में लिए हुए थी। किसी वक्त मैं उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर अपने परेशान ख्यालों से कुछ लम्हों के लिए दूर हो जाता। हमारी मेज जिस कोने में लगी थी वहां से रेस्तोरां का दरवाजा मुझे नजर आ रहा था। दरवाजा शीशे का था और उस पर गणेश महाराज की तस्वीर बनी हुई थी। दरवाजा खुला और एक स्मार्ट नौजवान भूरे रंग का 3-piece सूट पहने अंदर दाखिल हुआ। उसने सर पर भूरे रंग का ही कैप पहन रखा था। वो हमसे 2 मेजें छोड़कर दीवार के साथ वाली मेज पर बैठकर मेन्यू कार्ड देखने लगा। मैंने कोई ख्याल न किया और सुजाता की तरफ मुतवज्जे रहा। वो कह रही थी 2 माह बाद नया साल शुरू हो जाएगा। माता जी ने मेरी शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। किशन डियर, अब तारीख आगे मत डालना वरना मेरे पिताजी किसी दूसरी जगह मेरी शादी के बारे में सोचने लगेंगे। फिर मैंने सुजाता के हाथ को आहिस्ता से थपथपाया। तुम ऐसी बातें दिल में क्यों लाती हो? शांत रहो, इस बार तारीख आगे नहीं होगी। सुजाता ने एक अदा से कहा, तुम्हारे लिए और कॉफी बनाऊं? वो मेरे लिए कॉफी बनाने लगी। मैंने सिगार का कश लगाते हुए निगाहें उठाई तो मेरी नजरें बेख्तियार उस स्मार्ट नौजवान से टकरा गईं जो अभी थोड़ी देर पहले रेस्तोरां में दाखिल हुआ था। वो भी मेरी तरफ देख रहा था। आंखें 4 हुई तो उसने अपनी आंखें न हटाई और मुझे यूं लगा जैसे वो हल्के से मुस्कुरा दिया। मैंने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ये कौन हो सकता है? जरूर ये वही कमबख्त है जिसे मेरी निगरानी के लिए मेरे पीछे लगाया गया है, तो मुझे इससे भी पीछा छुड़ाना होगा। मैंने दूसरी बार उसकी तरफ देखा कि उसका चेहरा जहन में उतार लूं। उस वक्त वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। उसकी उम्र 30 बरस के करीब थी। रंग खिलता हुआ था। वो पढ़ा लिखा लगता था। मैं दिल में हंसा। मैंने सिगार एस्ट्रे में मसला और बिला वजह ही हाथ मुंह धोने के लिए उठकर रेस्तोरां के बाथरूम में घुस गया। बाथरूम की चमकीली दीवार पर 3 आईने लगे थे जिनके आगे बेसिन थे। मैं नलका खोलकर हाथ धोने लगा। उसी वक्त बाथरूम का दरवाजा खुला। मैंने लाशौरी तौर पर गर्दन घुमा कर देखा। मेरा दिल अपने आप से जोर से धड़का। ये आदमी मेरे पीछे क्यों आया है? सीआईडी वाले इस किस्म की हरकत कभी नहीं करते। मैंने अपने हवास को काबू में रखा और खामोशी से हाथ धोता रहा। वो आदमी मेरे साथ वाले बेसिन के सामने आकर झुका और नलके की टूटी खोलते हुए बोला, मुझे पोशाली ने तुम्हारे पास भेजा है। उसकी जबान से पोशाली का नाम सुनकर मेरा जिस्म एक बार तो जैसे सुन होकर रह गया। मेरे हाथ वहीं रुक गए। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी कि गर्दन घुमाकर उस आदमी की तरफ देखता जिसने एक ऐसी औरत का नाम ले लिया था जिसके नाम को सारे हिंदुस्तान में सिवाय मेरे और पोशाली के तीसरा कोई नहीं जानता था। उस आदमी ने मुझे मजीद कुछ सोचने का मौका न देते हुए धीमी और राजदाराना आवाज
انداز میں جلدی جلدی کہنا شروع کیا۔ پوشالی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، اس لیے میں تمہارے مکان پر نہیں آیا کیونکہ میں بھی اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ میری بات غور سے سنو، میرے بارے میں یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے پیچھے لگا ہوا CID کا آدمی ہوں۔ ایسی بات ہوتی تو میں تمہیں پوشالی کے پاس لے جانے کی بجائے اسی جگہ گرفتار کروا دیتا، کیونکہ تمہارے بارے میں پوشالی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، اور اس نے مجھے یہ اس لیے بتایا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اچھا ہوا تم باتھ روم میں آ گئے، ورنہ مجھے تم سے بات کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ ڈھونڈنا پڑتا۔ سنو، علی پور روڈ جہاں شمال کی جانب ختم ہو جاتی ہے، وہاں تیمار پور کی نیم بنگالی بستی ہے۔ جمنا دریا وہاں قریب سے گزرتا ہے۔ تیمار پور بستی کے پہلے چوراہے کے سامنے ایک اونچے ٹبے پر ایک چھتی ہوئی باولی ہے۔ اس باولی کی دوسری طرف ڈھلان میں کیکر کا ایک گھنا درخت ہے۔ میں آج رات پورے 1 بجے اس درخت کے نیچے تمہارا انتظار کروں گا، تم وہاں ضرور پہنچ جانا، پوشالی وہیں پر ہے۔ مجھے مائکرو فلم کے بارے میں تم سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان تولیے سے ہاتھ پونچھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ مجھے ہکا بکا چھوڑ گیا تھا۔ 1 منٹ تک میں سمجھ نہ سکا کہ یہ آنن فانن کیسا واقعہ ہو گیا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو سمیٹا اور باتھ روم سے باہر نکلا۔ وہ اب اپنی میز پر نہیں تھا۔ سجاتا پرس میں لگا آئینہ سامنے رکھے اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا رہی تھی۔ بولی، کیا بات تھی؟ تم نے بڑی دیر کر دی۔ میں نے مسکرا کر کوشش کرتے ہوئے کہا، بس آنکھ میں کچھ پڑ گیا تھا، اور ایک آنکھ کو یوں ہی ہاتھ سے ملتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب میں بالکل غیر حاضر تھا۔ میں نے بل منگوا کر ادا کیا اور سجاتا کو ساتھ لے کر اس کے مکان کی طرف چل پڑا۔ اسے چھوڑ کر اپنے بنگلے میں آ کر بیڈ روم میں آ گیا اور پلنگ پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ آدمی کون تھا، اسے پوشالی کہاں ملی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے رات کے 1 بجے جمنا کنارے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک بات کی مجھے تسلی ہو گئی تھی کہ یہ ملٹری انٹیلیجنس کا چکر نہیں ہے، ورنہ میں اب تک گرفتار ہو چکا ہوتا۔ اب میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ رات کے 1 بجے میں بنگلے سے کیسے نکلوں گا، کیونکہ یقینی امر تھا کہ میری نگرانی پر کوئی نہ کوئی سراغ رساں میرے بنگلے کے آس پاس موجود ہے، اور اس نے مجھے آدھی رات کو گھر سے نکل کر جاتے دیکھا تو ضرور میرا پیچھا کرے گا۔ کافی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد جب مجھے کوئی انوکھی ترکیب سمجھ میں نہ آئی تو آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں بنگلے سے فلم دیکھنے کے بہانے سنیما ہاؤس کا رخ کروں گا، اور رات 12 بجے جب فلم ختم ہونے میں تھوڑی دیر رہ جائے گی تو سنیما ہاؤس کے عقبی راستے سے نکل کر کسی ٹیکسی میں تیمار پور کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ ویسے صرف ایک ہی سنیما ہاؤس کو میں جانتا تھا جہاں میں پوشالی کے ساتھ 2 بار جا چکا تھا۔ اس سنیما ہاؤس کا عقبی دروازہ ایک ٹوائلٹ سے باہر نکلتا تھا۔ گاڑی ساری رات پارکنگ لاٹ پر ہی کھڑی رہے گی، میں اسے دوسرے روز اٹھا لوں گا، اور اگر کسی نے گاڑی کے بارے میں سوال کیا تو اسے یہ کہہ دوں گا کہ گاڑی سنیما ہاؤس پہنچ کر خراب ہو گئی تھی۔ 99% یہی امید تھی کہ میرے پیچھے لگا ہوا خفیہ ایجنٹ فلم ختم ہونے تک سنیما ہاؤس کے باہر ہی میرا انتظار کرے گا۔ جب میں سنیما ہاؤس سے شو ختم ہونے کے بعد نہ نکلا تو وہ مایوس ہو کر واپس چلا جائے گا۔ اگر اس نے مجھے آدھی رات کے بعد کسی ٹیکسی پر واپس اپنے بنگلے پر آتے دیکھ لیا تو بھی جہنم میں جائے۔ کم از کم اسے یہ تو علم نہ ہو سکے گا کہ میں تیمار پور پوشالی سے ملنے گیا تھا اور وہاں مجھے ایک پراسرار شخص نے بلایا تھا۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی میں نے سنیما جانے کی تیاری شروع کر دی۔ سنیما ہاؤس کے راستے میں نے سڑکوں پر کئی بار گاڑی کے شیشے میں سے پیچھے دیکھا، پیچھے بھی گاڑیاں چلی آ رہی تھیں۔ میں اندازہ نہ لگا سکا کہ کوئی میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ سنیما ہاؤس پہنچ کر میں نے گاڑی پارکنگ کی جگہ کھڑی کر کے ٹوکن لے لیا اور ٹکٹ خرید کر گیلری میں آ بیٹھا۔ مار دھاڑ کی کوئی امریکی فلم تھی جس کی وجہ سے وہاں کافی رش تھا۔ میں گیلری کے اس دروازے کے قریب والی سیٹ پر بیٹھا جہاں سے نیچے سیڑھیاں اتر کر ٹوائلٹ کو راستہ جاتا تھا۔ فلم شروع ہو گئی۔ انٹرول میں سیڑھیاں اتر کر ٹوائلٹ میں گیا۔ اس ٹوائلٹ کا بالکل ساتھ والا دروازہ کھلا تھا، اس سے مجھے باہر نکلنا تھا۔ اس دروازے سے 2nd اور 3rd کلاس والے آتے تھے۔ انٹرول کے بعد فلم شروع ہو گئی۔ فلم سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد میں وقت دیکھ لیتا۔ جب ٹھیک رات کے 11:15 بجے اور فلم ختم ہونے میں قریباً 10-15 منٹ رہ گئے تو میں نے جیکٹ کے بٹن بند کیے، آہستہ سے اٹھا اور سر جھکائے نیم اندھیرے میں تیزی کے ساتھ دروازے میں سے نکل کر کوریڈور میں آ گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہال کے اندر سے گھوڑوں کے دوڑنے اور تیز میوزک کی آواز آ رہی تھی۔ میں ٹوائلٹ سے نکل کر دروازے کے پاس آیا، اس کا پٹ کھولا اور باہر کھلی فضا میں نکل آیا۔ عقبی سڑک میں نے بھاگ کر پار کی اور کوٹھیوں کی عقبی گلی میں سے گزرتا ہوا دوسری طرف والی بڑی سڑک پر آ گیا۔ اب مجھے کسی سواری کی اشد ضرورت تھی، مگر میں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ سڑک خالی خالی تھی، کوٹھیوں میں کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی۔ ایک گاڑی تیزی سے گزر گئی، پھر مجھے ایک موٹر رکشے کی آواز سنائی دی۔ میں فٹ پاتھ پر ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ رکشہ تیزی سے میرے قریب سے نکلا تو میں نے اسے آواز دے دی۔ رکشہ ڈرائیور نے تھوڑی دور جا کر رکشہ روک لیا۔ رکشہ خالی تھا۔ میں لپک کر رکشے میں بیٹھ گیا اور اسے کشمیری گیٹ چلنے کو کہا۔ کشمیری گیٹ وہاں سے کافی دور تھا۔ 20 منٹ بعد کشمیری گیٹ کے سنیما ہاؤس کے قریب میں نے رکشہ چھوڑ دیا۔ وہاں شو ختم ہونے والا تھا۔ ایک طرف بہت سی ٹیکسیاں، موٹر رکشے اور تانگے وغیرہ کھڑے تھے۔ میں ایک خالی رکشے میں
घुस गया और उसे लखनऊ रोड चलने को कहा। मैं तिमारपुर का नाम लेना नहीं चाहता था। लखनऊ रोड तिमारपुर में थी। रक्षा कश्मीरी गेट से निकलकर अलीपुर रोड पर दौड़ने लगा। सबसे पहले मेरे दाएं जानिब कुत्सिया गार्डन का पुराना मेहराबी दरवाजा आया। अलीपुर रोड की दोनों जानिब नीम के ऊंचे ऊंचे दरख्त खड़े थे। रक्षा रोशन सड़क पर भागा जा रहा था। दाएं जानिब ही मेडन होटल आकर गुजर गया। उसकी बाएं तरफ दिल्ली की वो पुरानी इमारत थी जहां गली में ऑल इंडिया रेडियो का पुराना स्टेशन हुआ करता था। उसके आगे दाएं तरफ ओल्ड सेक्रेटेरिएट की इमारत भी गुजर गई। फिर दूर छोटे से ऊंचे टीले के पीछे तिमारपुर की बस्ती की रोशनियां नजर आने लगी। ये आबादी अब काफी फैल गई थी। लखनऊ रोड भी पहले से कुशादा हो गई थी। मैंने एक कोठी के पास रक्षा छोड़ दिया और यूं ही आगे चल पड़ा। ये सारा इलाका मेरा देखा भाला था। मैं उसकी एक एक गली और एक एक बाजार से वाकिफ था। मुझे दरिया किनारे वाली छती हुई वीरान बाउली का भी पता था। दरिया मेरी दाएं जानिब एक ऊंचे बंद की दूसरी तरफ ढलान में बह रहा था। मैं लखनऊ रोड के ऊपर से होता हुआ तिमारपुर के पहले चौराहे को उबूर करके छती हुई बाउली के पास आकर रुक गया। रात के अंधेरे में दरिया का चौड़ा पाट धुंधला नजर आया। इस अंधेरे में मैंने बाउली के पास वाले कीकर के दरख्त को पहचान लिया और उसके नीचे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। मैंने घड़ी देखी। 1 बजने में अभी 20 मिनट बाकी थे। इंतजार का वक्त बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। ठंड भी हो गई थी। मैंने हाथ जैकेट की जेबों में दे लिए और 1 बजने का इंतजार करने लगा। आखिर 1 बज ही गया। अब मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहा था। फिर मुझे एक साया बंद की झाड़ियों में से अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैं उठकर खड़ा हो गया। गैर शऊरी तौर पर मेरा हाथ पतलून की उस जेब में चला गया जिसमें चाकू था। करीब आने पर मैंने इंसानी साए को पहचान लिया। वो वही नौजवान था जो मुझे रेस्तरां में मिला था। उसने मुझे गौर से देखा। शायद वो मुझे पहचानना चाहता था। जब उसने मुझे पहचान लिया तो बोला, मुझसे 10 कदम का फासला रख कर मेरे पीछे पीछे चले आओ। उसके साथ ही वो मुड़ा और बंद की चढ़ाई चढ़ने लगा। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। बंद की दूसरी तरफ आने के बाद उस नौजवान ने तिमारपुर की बस्ती में दाखिल होने वाली सड़क छोड़कर बंद के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। फिर वो एक ऐसी जगह आ गया जहां आकर तिमारपुर की आबादी तकरीबन खत्म हो जाती थी। उसके बाद एक छोटा सा तालाब था जहां कुछ दरख्त इधर उधर उगे हुए थे। एक दरख्त के नीचे वो रुक गया। कहने लगा, वो सामने एक पुराना गैराज है। पोशाली उसके अंदर है। ये गैराज मेरे एक रिक्शा ड्राइवर दोस्त का है। वो भी मेरी तरह मुसलमान है लेकिन इस वक्त यहाँ नहीं है। पहले मैं गैराज में जाऊंगा, मेरे बाद तुम गैराज में आ जाना। इससे पहले कि मैं उससे सवाल करता वो तेजी से दरख्तों में से होता हुआ गैराज की तरफ चल दिया। फिर मैंने उसे गैराज के पास अंधेरे में पहुंचकर गायब होते देखा तो आहिस्ता से अपने कदम आगे बढ़ा दिए। गैराज के बाहर सहन में एक तरफ पुराने रिक्शे का ढांचा पड़ा था। गैराज की हालत शिकस्ता थी। उसकी ढलानी छत एक तरफ को झुकी हुई थी। उसका दरवाजा बंद था। कोई रोशनदान भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ खामोशी और अंधेरा छाया था। कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। मैंने दरवाजे के एक पट को जरा सा अंदर धकेला तो मुझे मोमबत्ती की धीमी सी रोशनी नजर आई। अंदर आ जाओ, ये पोशाली की आवाज थी। वो चारपाई से उठकर बेख्तियार मेरी तरफ बढ़ी। मुझसे मिलते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। अजनबी नौजवान चारपाई के पास ही लकड़ी के खोखे पर बैठा था। वो जल्दी से उठा और बोला, मैं बाहर जाकर जरा तसल्ली कर लूं। पोशाली बहन, इतनी देर में तुम अपने साथी को वो सारी बात समझा दो जो मेरे और तुम्हारे दरमियान हुई है। वो गैराज से बाहर निकल गया। पोशाली ने मुझे अपने करीब बिठा लिया और सारे वाकयात तफसील से सुना दिए। जब मुझे मालूम हुआ कि ये नौजवान असल में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस में कैप्टन है और मुसलमान होने और पाकिस्तान से मोहब्बत करने के नाते हमारे लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले चुका है तो उस पर शक करने की कोई गुंजाइश बाकी न रही। थोड़ी देर बाद कैप्टन अंदर आ गया। उसने आते ही दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और खोखे पर बैठ गया। तुम्हारे और मेरे दरमियान अल्लाह, उसके रसूल और इस्लाम के कले पाकिस्तान का रिश्ता है जो कभी नहीं टूट सकता। उसने धीमी आवाज में मुझे मुखातिब किया। हम यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान से किस कदर मोहब्बत करते हैं तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने तुम दोनों की मदद का फैसला कर लिया है और उसकी वजह सिर्फ अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान के मुसलमानों से मेरे भाई खलील और मेरे एक मुसलमान फौजी साथी की मोहब्बत है। इसके इवज मैं पोशाली की तरह तुमसे भी सिर्फ एक वादा लेना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह न करे तुम पकड़े जाओ तो किसी हालत में भी मेरा नाम मत लेना, क्योंकि वो लोग तुम्हें तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे मगर न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बीवी बच्चों को भी बेदर्दी से हलाक कर दिया जाएगा, बल्कि मेरे पूरे खानदान और नस्ल को दर दर की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाएगा। मैंने उसके हाथों को चूमा और जज्बा
बات से लबरेज आवाज में कहा, एक बार तो क्या, अगर भारतीय फौज 1000 बार भी मुझे कत्ल करे तो भी मैं तुम्हारा नाम कभी जबान पर नहीं लाऊंगा। अगर मैंने पकड़े जाने की सूरत में पुलिस को तुम्हारा नाम बता दिया तो मैं मरने के बाद अल्लाह के हुजूर क्या मुंह लेकर जाऊंगा। उसने बेख्तियार मुझे सीने से लगा लिया। कहने लगा, पोशाली बहन की तरह अब मुझे तुम पर भी यकीन हो गया है। मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि चाणक्य प्लान माइक्रोफिल्म कहाँ पर रखी हुई है और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या रास्ता इख्तियार करना होगा। वो मेरे और पोशाली के सामने खोखे पर बैठ गया और गहरी सांस लेकर कहने लगा, भारतीय हुकूमत को चूंकि इल्म हो गया है कि गैर मुल्की एजेंट चाणक्य प्लान की माइक्रोफिल्म के पीछे लगे हुए हैं, इसलिए वो उसकी हर मुमकिन हिफाजत कर रही है। मैं सूरत हाल की नजाकत से पूरी तरह वाकिफ हूँ और यही वजह है कि मैं पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों को काफिरों की लाई हुई तबाही से बचाना चाहता हूँ। पोशाली ने पूछा, क्या माइक्रोफिल्म मुल्क से बाहर किसी जगह पहुंचा दी गई है? कैप्टन ने बाहर कुछ खटका महसूस किया। ये किसी के कदमों की चाप थी। कैप्टन कुछ बोलते बोलते रुक गया। उसकी आंखें हम पर लेकिन कान बाहर की खामोशी पर लगे थे। फिर उसने अपनी स्याह चमड़े की जैकेट में हाथ डालकर पिस्तौल निकाला और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैंने मोमबत्ती बुझाकर जेब से चाकू निकाल लिया और उछलकर अध खुले दरवाजे की एक तरफ हमला करने की पोजीशन ले ली। पोशाली भी दीवार के साथ लग गई थी। बाहर एक लम्हे के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर हमें दो आदमियों के आहिस्ता आहिस्ता बातें करने की आवाजें सुनाई दी। उसके बाद आवाजें गुम हो गईं और एक बार फिर रात का सन्नाटा तारी हो गया। कोई दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मैं हमले के लिए तैयार हो गया। खुले चाकू पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। बाहर से हमारे साथ ही मुसलमान इंडियन कैप्टन की धीमी आवाज आई, अपना आदमी था, और ये कहकर वो अंदर आ गया। उसने आते ही बताया कि उसका राजदार जानिसार साथी खलील था, जो उसे खबरदार करने आया था कि ये गिराज महफूज नहीं है और हमें जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने चाकू बंद करके जेब में रखा और पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। पोशाली ने भी यही सवाल किया। कैप्टन ने आहिस्ता से कहा, यहाँ से कुछ फासले पर दरिया के दूसरे किनारे एक वीरान खंडर है जो कनीज की बारादरी के नाम से मशहूर है। ये बारादरी दरिया बुर्द हो रही है, इसलिए उधर कोई नहीं जाता। खलील तुम दोनों को इसी वक्त वहाँ पहुँचा देगा। वहाँ एक खुफिया तहखाना है, मैं तुम्हें कल रात वहाँ मिलूंगा। फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, मेरे जांबाज दोस्त, पोशाली के साथ तुम्हारा भी इस वक्त वहाँ जाना जरूरी है ताकि तुम वो जगह देख सको और कल रात अज खुद वहाँ पहुँच जाओ। अब मैं जाता हूँ, तुम मेरे जाने के 10 मिनट बाद बाहर निकलना। खलील तालाब के किनारे दरख्तों में तुम्हें खुद आ मिलेगा। पोशाली उसको जानती है। मैं कल रात 12 बजे आऊंगा, फिर तुम्हें बताऊंगा कि चाणक्य प्लान की माइक्रोफिल्म कहाँ है और उसे हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। कैप्टन बाहर निकल गया। मैं और पोशाली गिराज के अंधेरे में खामोश खड़े रहे। 10 मिनट बाद हम भी बाहर आ गए। अंधेरी रात में दूर तिमारपुर बस्ती के बास फ्लैट्स की रोशनियां झिलमिला रही थी। हम एक दूसरे के आगे पीछे चलते तालाब के किनारे वाले दरख्तों में आए तो वहाँ खलील एक दरख्त के पीछे से निकलकर हमारे सामने आ गया। उसने अपना मुंह सर गर्म चादर में लपेट रखा था। पोशाली ने उसे पहचानते हुए मुझसे तारुफ करवाया। खलील ने हमें रक्शे में बैठने को कहा, जो जरा देर बाद बंद के साथ साथ मशरिक की तरफ रवाना हो गया। काफी देर चलने के बाद रक्शा एक जगह रुक गया। खलील इंजन बंद करके उतर आया। मेरे पीछे पीछे आ जाओ, इधर उधर मत होना, यहाँ आगे जमीन दलदली है। अंधेरे में हमें आसपास ऊंचे दरख्त और उनके दरमियान सितारों की रोशनी में धुंधला दरिया नजर आ रहा था। जहाँ से हम गुजर रहे थे वो ऊंची घास का नाहमवार रास्ता था। ये रास्ता आगे जाकर ऊंचे टिब्बों में तंग हो गया। टिब्बे खत्म हुए तो हमें आसपास कीचड़ सा चमकता नजर आया। खलील आगे आगे बड़ी एहतियात से चल रहा था। उसने सरगोशी में बताया कि ये दलदल है, जो इतनी गहरी तो नहीं, लेकिन अगर इंसान इसमें गिर जाए तो अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकता। सामने एक खंडर की छतरी नुमा बुर्जी दिखाई दी जो अंधेरे में एक तरफ झुकी हुई थी। उसके इर्द गिर्द खस्ता नानक शाही ईंटों का फर्श बना हुआ था, जिसकी ढलान एक तरफ दलदल में जाती थी। यही कनीज की बारादरी का खंडर था जो एक गोल चबूतरे पर खड़ा था। खलील नीम अंधेरे में रास्ता टटोलता हुआ खंडर के अकब में आ गया। यहाँ एक जगह बहुत सी झाड़ियां थीं। वो झाड़ियों को एक तरफ हटाते हुए बोला, मेरे साथ आ जाओ, तहखाना इसके अंदर है। झाड़ियों के अंदर कनीज की बारादरी के गोल चबूतरे की दीवार आ गई। उस दीवार में एक जगह जमीन से 2 फुट ऊंचा बड़ा शिगाफ बना हुआ था। उस शिगाफ में इतना अंधेरा था कि हमें एक दूसरे का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ सेल और नमी थी। खलील ने जेब से मोमबत्ती निकाल कर रोशन कर दी। मोमबत्ती की रोशनी में हमें एक गोल सुरंग का रास्ता दिखाई दिया। चंद कदम चलने के बाद खलील बाएं जानिब घूम गया। यहाँ पहली बार ठंडी हवा का झोंका आया। उस जानिब एक मेहराबी दरवाजा था जिसके पट गायब थे। उसके अंदर एक चौकोर तहखाना बना हुआ था। यहाँ जमीन पर दीवार के साथ भारी
پایوں والا ایک تخت بچھا تھا۔ خلیل نے موم بتی ایک طرف دیوار کے پرانے طاق میں لگا دی اور چادر اتارتے ہوئے بولا، میں یہاں کل ضرورت کی کچھ چیزیں لا دوں گا، پوشالی بہن تم کسی طرح آج کی رات یہاں گزار لو۔ اس نے تخت کو صاف کر کے اپنی چادر اوپر بچھا دی، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، مجھے شاہ جی نے کہا تھا کہ تمہیں موتی نگر چھوڑنا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور پوشالی سے کہا، میں کل رات آؤں گا، تم فکر مت کرنا۔ پوشالی ایک بہادر لڑکی تھی، وہ اس سے بھی زیادہ دلدلی تہہ خانوں میں زندگی کی اذیت ناک راتیں بسر کر چکی تھی۔ میری بات سن کر مسکرانے لگی، تم میری فکر نہ کرو میرے دوست، اپنا خیال رکھنا، اگر تمہیں یہاں آتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا تو ہمارا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ خلیل معذرت خواہانہ انداز میں بولا، شاہ جی نے مجھے آپ کو رات کے وقت یہاں لانے سے منع کیا ہے، ورنہ میں آپ کو موتی نگر آ کر لے آتا۔ کیپٹن بے حد احتیاط سے کام لے رہا تھا، اسی لیے اس نے خلیل کو منع کیا تھا کہ وہ مجھے اگلی رات موتی نگر سے نہ اٹھائے، اور مجھے تاکید کی تھی کہ میں از خود کنیز کے کھنڈر میں پہنچوں۔ تہہ خانے میں ٹھنڈ تھی، چنانچہ میں نے اپنے چمڑے کی جیکٹ پوشالی کو پہنا دی اور اسے اللہ حافظ کہہ کر خلیل کے ساتھ تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ میں نے احتیاط کے طور پر چاقو بھی اسے دے دیا تھا۔ میں واپس سنیما ہاؤس جا کر اپنی گاڑی وہاں سے نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ رات کافی گزر چکی تھی، چنانچہ خلیل مجھے رکشے میں لے کر موتی نگر کے علاقے میں داخل ہوا تو میں وہاں اس سے جدا ہو گیا اور اکیلا ہی موتی نگر کے بنگلہ نما کوارٹروں کی درمیانی چھوٹی سڑکوں پر سے گزرتا ہوا اپنے بنگلے کے گیٹ پر آ گیا۔ چوکیدار وہاں پہلے ہی سے موجود تھا۔ میں نے اس خیال سے شاید کہ خفیہ ایجنٹ سن رہا ہو اسے قدرے بلند آواز میں کہا، پارٹی میں دیر ہو گئی اور گاڑی بھی خراب ہو گئی، پھر ٹیکسی بھی نہ ملی، اس لیے پیدل ہی آنا پڑا۔ چوکیدار خاموش رہا۔ بیڈ روم میں جاتے ہی میں نے کپڑے بدلے اور بستر پر پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں گہری نیند سو رہا تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔